हेलो नमस्कार दोस्तों, पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का अपन ने जो पिछला वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में अपन ने परासरण दाब, विसरण दाब, वाल प्रेशर, इनके बारे में देखा था। और आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिट, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता एक बल है जिसके द्वारा, विसरण दाब न्यूनता की डेफिनेशन है विसरण दाब न्यूनता कि वह मान जिससे विलयन का दाब उसके विलायक से कम होता है, कि जिससे विलयन का जो प्रेशर है, विलयन का जो दाब है उसके विलायक से कम होता है, तो उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसे चूषण दाब के नाम से भी जाना जाता है। सक्सेशन प्रेशर, चूषण जिसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, तो कि इसका एक अपन मैथमेटिकल रूप में, कैलकुलेशन के रूप में देखते हैं। इसमें थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान रखना है कि वह मान जिससे विलयन का दाब उसके विलायक से कम होता है, तो वो क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता। और विसरण दाब न्यूनता द्रवों का जो विसरण दाब होता है, जो भी द्रव हैं, द्रवों का विसरण दाब एक निश्चित होता है, फिक्स होता है द्रवों का विसरण दाब जो है। और शुद्ध विलायक का विसरण दाब हमेशा विलयन से अधिक होता है। इस शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का विसरण दाब विलयन से हमेशा अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। शुद्ध जल, जो भी शुद्ध जल है, जल का विसरण दाब विलयन से हमेशा अधिक होगा। विलयन क्या होता है? जिसमें विलय और विलायक दोनों पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो जल जैसे विलायक के रूप में और चीनी, नमक, कोई भी विलय के रूप में जो अपन ने पदार्थ लिए, तो विलयन का जो घोल बनेगा, विलयन जो बनेगा, उसका विसरण दाब शुद्ध जल से हमेशा अधिक होता है। तो वह मान जिससे विलयन का दाब उसके विलायक से कम होता है, तो वो क्या कहलाएगा? विसरण दाब न्यूनता, चूषण दाब। तभी वो कोशिका जल का अवशोषण कर पाएगी जब उसका विसरण दाब विलयन से कम होगा। तो इसको अपन एक कैलकुलेशन के रूप में देखते हैं कि जल के कोशिका में प्रवेश करने से, जैसे ही जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जैसे ही जल प्रवेश करता है, जल के कोशिका में प्रवेश करने से कोशिका का टीपी बढ़ता है, ट्रिगर प्रेशर, स्फीत दाब, स्फीत दाब। जैसे ही कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करते हैं तो कोशिका का स्फीत दाब बढ़ता है, तथा इसके विपरीत परंतु समान मात्रा में वाल प्रेशर भी बढ़ता है। वाल प्रेशर, भित्ति दाब, ये कौन सा है? WP, ये भित्ति दाब है। कि जैसे ही जब कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करेंगे, कोशिका स्फीत अवस्था में आएगी, उसका स्फीत दाब बढ़ जाएगा, फूलेगी, तो उसकी भित्तियों पर जो दबाव लगेगा तो उसका वाल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। विपरीत परंतु समान मात्रा में, भाई स्फीत दाब कोशिका के अंदर, इस तरह से कोशिका के अंदर जैसे जल के अणु प्रवेश करें, स्फीत दाब इधर से लग रहा है, तो वाल प्रेशर इधर की ओर लगेगा, बाहर की ओर। तो इसमें विपरीत परंतु समान मात्रा में वाल प्रेशर भी बढ़ता है। इसलिए जल प्रवेश के लिए उत्तरदायी वास्तविक बल OP माइनस TP होगा। कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है परासरण दाब टर्गर प्रेशर के माइनस ऋणात्मक मान के बराबर होता है। देखो, अब इसको अपन यहाँ कैलकुलेशन के रूप में देख लेते हैं कि OP माइनस TP
परासरण दाब जो है ट्रिगर प्रेशर मान के ऋणात्मक मान के समान होता है। इसलिए डीपीडी जो है विसरण दाब न्यूनता है ओपी माइनस डब्ल्यूपी। ऑस्मोटिक परासरण दाब में से यदि वाल्व प्रेशर घटा दिया जाए तो, और देखो वाल्व प्रेशर डब्ल्यूपी इज इक्वल टू टीपी। वाल्व प्रेशर का मान किसके बराबर होता है? ट्रिगर प्रेशर के बराबर। विकती दाब का मान स्फीत दाब के बराबर होता है, परंतु ये विपरीत होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस डब्ल्यूपी और डब्ल्यूपी बराबर होता है टीपी। विकती दाब इज इक्वल टू ट्रिगर प्रेशर। इसलिए डीपीडी विसरण दाब न्यूनता ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस क्या होता है? टीपी, कि उसके परासरण दाब में से यदि स्फीत दाब को घटा दिया जाए तो वो मान कहलाएगा विसरण दाब न्यूनता। यदि स्लथ कोशिकाओं में टीपी शून्य होता है, स्लथ कोशिकाएं क्या होती हैं? सिकुड़ी हुई। यदि स्लथ कोशिकाओं में टीपी शून्य होता है, इसलिए डीपीडी ओपी माइनस शून्य बराबर ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। जैसे सिकुड़ी हुई ये कोशिकाएं हैं, जैसे किशमिश होती है, किशमिश जो है स्लथ कोशिका है। और इस स्लथ कोशिका में जो डीपीडी है, क्या डीपीडी, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब में से यदि शून्य जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओपी बढ़ जाएगा। तो इसमें हो जाएगा डीपीडी बराबर ओपी, कि परासरण दाब के बराबर ही विसरण दाब न्यूनता होता है या चूषण दाब होता है। कोशिका उतने ही जल के अणुओं का अवशोषण करेगी जितना उसका परासरण दाब होगा, अर्थात उतने ही जल के अणु इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे जितना उसका परासरण दाब होगा। इसलिए डीपीडी बराबर ओपी। इस प्रकार की कोशिकाओं में जल ओपी के बराबर बल से प्रवेश करेगा। भाई इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, स्लथ जो कोशिकाएं हैं, इनमें उतने ही जल के अणु प्रवेश कर पाएंगे जितना इसका परासरण बल होगा या परासरण दाब होगा। तो ये इसका हुआ स्लथ कोशिका। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, स्फीत कोशिका और स्लथ कोशिका। तो इसका थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान रखना है। विसरण दाब न्यूनता डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, कि वह मान जिससे विलयन का दाब, वह मान जिससे विलयन का दाब उसके विलायक से कम होता है। विलायक जिसमें कोई पदार्थ घोला जाता है, जल, जिससे उसके विलायक से कम होता है, विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, इसलिए इसको शॉर्ट में डीपीडी के नाम से जाना जाता है। और इसे चूषण दाब सक्सेशन प्रेशर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि चूषण होता है अवशोषण, ऑब्जर्वेशन, अवशोषित जो किया जाता है, कि जल के कोशिका में प्रवेश करने से कोशिका का टीपी बढ़ता है। जैसे ही जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो उसका ट्रिगर प्रेशर बढ़ेगा, स्फीत दाब बढ़ेगा, तथा इसके विपरीत परंतु समान मात्रा में वाल्व प्रेशर भी बढ़ता है। भाई स्फीत दाब मान लीजिए कोशिका के बाहर की ओर लग रहा है तो विकती दाब उसके अंदर की ओर लगेगा। यदि ये स्फीत दाब अंदर की ओर लग रहा है, विकती दाब बाहर के विपरीत लगेगा। इसलिए जल प्रवेश करने के लिए उत्तरदायी वास्तविक जो बल होता है वो ओपी माइनस टीपी होगा, कि परासरण दाब के बराबर विपरीत परंतु ट्रिगर प्रेशर के बराबर बल जब इसमें लगेगा तो ही कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर पाएगा। इसको अपन कैलकुलेशन के रूप में ओपी माइनस टीपी परासरण दाब के बराबर परंतु विपरीत मात्रा में ट्रिगर प्रेशर होता है, इसलिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस वाल्व प्रेशर। परासरण दाब जो है व्यक्ति दाब के समान परंतु विपरीत होता है, इसलिए डब्ल्यूपी बराबर टीपी ट्रिगर प्रेशर, इसलिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये इसका फॉर्मूला निकलता है जो लास्ट। अब है स्लथ कोशिकाओं में टीपी यदि शून्य होता है, ट्रिगर प्रेशर यदि व्यक्ति दाब यदि शून्य है, तो डीपीडी ओपी माइनस शून्य बराबर ओपी और परासरण दाब के बराबर ही उसका विसरण दाब न्यूनता होगा। इसलिए कोशिकाओं में जल जो है परासरण दाब के बराबर ही जल प्रवेश उसमें कर पाता है। अब आप इसमें थोड़ा सा और आगे एक
और स्फीत कोशिकाओं में स्फीत कोशिकाओं में ओपी बराबर टीपी होगा। पूर्ण स्फीत कोशिकाओं में जल का अवशोषण नहीं होता है। देखो अपन ने पढ़ा था कि यदि जो स्लथ कोशिकाएं होती हैं उनमें जल का अणु उतनी ही मात्रा में प्रवेश कर पाएंगे जितना उसका OP माइनस TP होगा। और इसमें स्फीत जो कोशिकाएं स्फीत होती है पूर्ण फैली हुई फूली हुई कोशिकाएं। स्फीत कोशिकाओं में OP इज इक्वल टू TP। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है परासरण दाब का मान टर्गर प्रेशर के मान के बराबर होता है, अर्थात कोशिका पूर्ण स्फीत है। जैसे अपन ने यदि कोशिका स्लथ है तो स्लथ कोशिका में तो क्या था DPD बराबर OP माइनस O, तो 0 है ये 0 है तो OP हो जाएगा। DPD बराबर OP की विसरण दाब न्यूनता उसके परासरण दाब के बराबर होती है। और अब अपन देख रहे हैं यदि कोशिका पूर्ण स्फीत है, कोशिका पूर्ण रूप से फैली हुई है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब जो है उसके टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू TP। ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब बराबर होता है स्फीत दाब के, इसलिए DPD बराबर OP माइनस WP, OP माइनस WP। परासरण दाब वाल प्रेशर भित्ति दाब के बराबर परंतु विपरीत होता है। DPD बराबर 0। यदि DPD का मान 0 है 0 है अर्थात पूर्ण स्फीत जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जल का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि कोशिका अपनी पूर्ण स्फीत अवस्था में आ चुकी होती है तो उसका अंदर का परासरण दाब इतना हो जाता है कि उसके अंदर जल के अणु प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए DPD इक्वल टू 0। पूर्ण स्फीत जो कोशिकाएं होती हैं स्फीत कोशिकाओं में DPD बराबर 0 और स्लथ कोशिकाओं में DPD बराबर OP होता है। DPD बराबर क्या होएगा OP की परासरण दाब विसरण दाब न्यूनता उसके परासरण दाब के बराबर होता है, अर्थात उसके परासरण बल के बराबर जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये अपना एक नेक्स्ट अच्छा पॉइंट था। वैसे इंटीग्रेटेड 19 के पेपर में यह पॉइंट आया हुआ है, विसरण दाब न्यूनता क्या है समझाइए। ये से टिप्पणी वाले जो पॉइंट आते हैं उनमें अच्छा प्रश्न है विसरण दाब न्यूनता की परिभाषा, उसका मैथमेटिकल इस तरह से फॉर्मूला निकालना। तो ये अपना विसरण दाब न्यूनता का ये पॉइंट समाप्त है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है जल विभव। जल विभव वाटर पोटेंशियल कि जल विभव क्या है। जल विभव जल के निकाय से निकलने की जो प्रवृत्ति होती है, कोई भी सिस्टम है, सिस्टम से जल के जो निकलने की प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है जल विभव। परिभाषा देख लो इसकी। जल की निकाय से, जल की निकाय से निकलने की प्रवृत्ति को जल विभव माना जाता है। इसका प्रयोग जल प्रवाह की दिशा, जल प्रवाह की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जल प्रवाह की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जल का प्रवाह जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका, मृदा से मूल तक, मृदा से मूल तक, जल विभव को ग्रीक शब्द साई से व्यक्त किया जाता है। इसका मापन बार द्वारा किया जाता है। एक बार बराबर 0.987 ATM दाब। देखो
वाटर पोटेंशियल जो है जल विभव, जल की निकाय से निकलने की जो प्रवृत्ति है, सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम से निकलने की प्रवृत्ति को जल विभव माना जाता है। किसी भी सिस्टम से जो जल के अणु बाहर निकलते हैं वो कहलाता है जल विभव। अब जल विभव का प्रयोग प्रवाह की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जल का प्रवाह हमेशा उच्च विभव क्षेत्र से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जल का प्रवाह हमेशा उच्च क्षेत्र से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसलिए इसका प्रयोग जल के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि भाई जल का प्रवाह किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो उसको व्यक्त करने के लिए जल विभव शब्द उपयोग में लिया जाता है। जल विभव को एक ग्रीक शब्द है साई, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है साई। इस साई के द्वारा जल विभव को दर्शाया जाता है और इसका जो मापन किया जाता है वो बार से किया जाता है। बार, BAR। एक बार बराबर होता है 0.987 ATM एटमॉस्फेयर दाब के बराबर। एक बार बराबर होता है 0.987 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब के बराबर। ये भी प्रश्न 2019 के इंटीग्रेटेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उसमें पूछा था कि जल विभव क्या है, छोटे प्रश्न में, और जल विभव का मापन किस के द्वारा किया जाता है। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। छोटे प्रश्न, इसमें जल विभव, जल की निकाय से निकलने की जो प्रवृत्ति होती है उसको जल विभव माना जाता है और इसका प्रयोग जल प्रवाह की दिशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि जल का प्रवाह किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। और जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या मृदा से जैसे जड़ों में, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। तो जल के प्रवाह की दिशा बताई जा रही है, एक कोशिका से भाई कौन सी कोशिका से किधर जा रहा है, या मृदा से जड़ें अवशोषित कर रही हैं, तो उससे जल की दिशा को व्यक्त करने के लिए जल विभव का उपयोग किया जाता है। और जल विभव को ग्रीक शब्द जो साई है, इसे साई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मापन, जो पैमाना है, मापन जो किया जाता है वो बार्स के द्वारा किया जाता है। जो एक बार 0.987 एटमॉस्फेयर दाब के बराबर एक बार होता है। इस तरह से ये पॉइंट आज अपना यहीं पर समाप्त होता है। आगे अपनी नेक्स्ट क्लास बताएंगे।